औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस का है। और कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जब आप बातचीत कर रहे हो, जब आप डिस्कशन कर रहे हो, तो बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो जुमलों पर मुश्तमिल होते हैं और वो एक फ़ेल दूसरे फ़ेल से मशरूत होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस की 3 टाइप्स हैं। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हमारा पहली किस्म का कंडीशनल सेंटेंस है। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि कंडीशनल सेंटेंसेस से मुराद ऐसा जुमला जिसमें एक हिस्से में शर्त पाई जाए और दूसरे हिस्से में उसकी जज़ा और सज़ा पाई जाए। मिसाल के तौर पर जब हम बातें करते हैं तो हम कहते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, अगर आप शरारतें करोगे तो आपको चोट लग जाएगी वगैरह। इस तरह के जुमले हम आम ज़िंदगी में भी डिस्कशन करते हुए, बातें करते हुए ऐसे जुमले बोलते हैं। तो बात यह है, अगर हम सिर्फ टेंसेस तक अपने आप को महदूद रखें तो हम कम्प्लीटली इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ग्रामर, you will have to keep on learning process, right? This, knowledge is an ocean. इल्म समंदर है और समंदर की कोई हद नहीं होती। So we should never fed up. हमें फेडअप नहीं होना चाहिए, हमें एजुकेशन से ख़ुद को जोड़ कर रखना चाहिए। तो आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस पर जो मुश्तमिल टॉपिक है, इसमें मैं आपको अगर एक सेंटेंस दूं, कोई जुमला मैं आपको दूं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो ये जुमला आपका कंडीशनल होगा। ये जुमला आपके सामने लिखता हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। आपने देखा ये जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेहनत करोगे, अगर मेहनत करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है, आप कामयाब हो जाओगे। हम ये कह सकते हैं कि जुमले का एक हिस्सा जो है वो कंडीशनल पोर्शन है, एक हिस्सा कंडीशनल पोर्शन पर मुश्तमिल है, यानी शर्तिया है, इसमें शर्त रखी गई है, शर्तिया हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा आपका रिवार्ड पर मुश्तमिल है, मतलब उसका आपको रिवार्ड मिलेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। क्या रिवार्ड, यानी जज़ा व सज़ा वाला हिस्सा, जज़ा व सज़ा, ये जज़ा और सज़ा वाला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा। अब हमने जब इसको ट्रांसलेट करना है तो आप ये देखिएगा, पहले जो नोटेबल बात है कि आपको ये महसूस हो रहा है इस जुमले को अगर आप देखते हैं, अगर आप मेहनत करोगे, गे शोज़, अगर आपको टेंसेस याद हों तो गे से मुराद यूँ लग रहा है जैसे ये मुस्तकबिल का हिस्सा है। ये हिस्सा आपका फ्यूचर का, यानी मुस्तकबिल पर मबनी है, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, राइट। देखने में लग रहा है कि ये फ्यूचर है और यकीनन ये है भी फ्यूचर ही है। और ये क्या है, मुस्तकबिल, ये भी फ्यूचर ही है, यानी ये भी मुस्तकबिल है, आने वाले दौर की बात लग रही है, ठीक है। तो जब दोनों, एक जो नोटेबल बात है, जब जुमले के दोनों हिस्से फ्यूचर पर महसूस हो रहे हों और फ्यूचर पर मबनी हो, किसी एक जुमले के दो हिस्से हों और दोनों फ्यूचर पर मुश्तमिल हों, तो आप उसके शर्तिया हिस्से का तर्जुमा करते वक्त, उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त, उसकी ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट में करेंगे, राइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से ले सकते हैं मुराद, प्रेजेंट में 4 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। और जबकि जो दूसरा जज़ा और सज़ा वाला हिस्सा होगा, इसको आप ट्रांसलेट करते वक्त फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स के तहत इसको ट्रांसलेट करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ आपके तो का है, आप तो के लिए बाद लोग कर देते हैं जी देन, राइट,
नॉट एट ऑल, आपने हरगिज़ भी नहीं। आप कॉमा लगा सकते हैं, या आप कॉमा भी नहीं लगाए तो का तर्जुमा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंग्लिश में तो का तर्जुमा नहीं होता है, बाद लोग देन से करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर हम इसी जुमले को ले लें, अगर आप मेहनत करोगे, ये शर्तिया हिस्सा है ना, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, ये वाला हिस्सा अगर जहाँ लिखा होता है वही कंडीशन होती है, वही शर्त होती है। तो इसका तर्जुमा आप कंडीशनल वाली साइड पे इंग्लिश में करेंगे, अगर का तर्जुमा इफ़ से करेंगे, इफ़, और आपका तर्जुमा सब्जेक्ट आप लगा रहे यू, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे। अब दूसरा हिस्सा है तो कामयाब हो जाओगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर तो का तर्जुमा नहीं किया, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉमा बड़ी भी बात है तो कॉमा लगा दें, अगर नहीं भी लगाते इवन देन वो ठीक होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड तो क्या होगा, आप कामयाब हो जाओगे, यू विल पास, या कामयाबी की इंग्लिश सक्सीड। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं आपको ये डिटेल में नहीं जा रहा कि सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसका फार्मूला यही है, स्वो, यानी सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट लगाया, ये इफ़ तो सिर्फ अगर का तर्जुमा है, अदरवाइज जुमला तो यहाँ से यू वर्क हार्ड से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट उसमें है नहीं है। और दूसरा हिस्सा ये जो है, कामयाब हो जाओगे, कौन होगा, डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है तो आप ही कामयाब होंगे, तो यू, और सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। टेंसेस आपके पुख्ता होने चाहिए ये सीखने से पहले, राइट। तो अब आपने यू विल पास आपने इसका तर्जुमा कर दिया, राइट। अगर मैं नेक्स्ट आपको समझाने के लिए बताऊं, ये बातें आपने याद रखी हैं जो मैंने आपसे कही हैं कि आपने दोनों हिस्से फ्यूचर में होंगे, तो एक प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में करेंगे। दोनों को कभी भी फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करते। अगर आप करते इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो वो आपकी ट्रांसलेशन गलत होगी। और जब बीए में या किसी भी मुकाबला के इम्तिहान में आप लोग अपीयर होते हो तो आपको बहुत से ऐसे सेंटेंस दिए गए होते हैं जो इनकरेक्ट होते हैं, आपको उन्हें करेक्ट करना होता है। अगर आपको ये तमाम कायदे, ये कवानीन, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस याद हों ग्रामर के, तो आप उसके अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप झूठ बोलोगे तो उस्ताद साहब सज़ा देंगे। तो इसका तर्जुमा भी आप इसी तरह करेंगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो उस्ताद साहब सज़ा देंगे। अब आप ये देखिए, फर्स्ट टाइप का हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें नोटेबल बात यह है कि जुमले के दो हिस्से और दोनों हिस्से बज़ाहिर उर्दू में यूँ लगता है जैसे फ्यूचर इनडेफिनेट के हों, फ्यूचर के हों। तो उनकी ट्रांसलेशन के लिए जैसा मैंने आपसे बोला है कि जो आपका शर्तिया अगर वाला हिस्सा शर्तिया होता है, अगर वाले हिस्से का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट के कवानीन के तहत करेंगे। आपने इफ़ का अगर का तर्जुमा इफ़ से किया, और नेक्स्ट आपने क्या लिखा डियर स्टूडेंट्स, आप झूठ बोलोगे, इफ़ यू, अब झूठ बोलने की इंग्लिश क्या है, टेल अ लाई, टेल अ लाई। इफ़ यू टेल अ लाई तो क्या होगा, टीचर यानी उस्ताद साहब सज़ा देंगे, टीचर विल पनिश। तो टीचर, उस्ताद साहब सज़ा देंगे, टीचर विल पनिश। यू भी लिख सकते हैं, टीचर विल पनिश यू, आपको सज़ा देंगे, टीचर विल पनिश, इट्स ऑल्सो ओके, राइट। तो ये अब आपने नोट जो बात की कि ये वाला हिस्सा आपका प्रेजेंट का है और ये वाला आपका हिस्सा फ्यूचर का है, दोनों को आपने ट्रांसलेट फ्यूचर में हरगिज़ भी नहीं करना है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपका कोई सेंटेंस नेगेटिव में हो, ओके। मसलन अगर आप सबक याद नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप सबक याद नहीं करोगे,
नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया ना। ये लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। अगर आप सबक याद नहीं करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? डेफिनेटली तो फेल हो जाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ये आपका हिस्सा शर्तिया है, यानी पास होने के लिए मेहनत लाजिम है। नेगेशन आ रही है। इफ़ यू नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद हो तो उसके कवानीन के मुताबिक प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब लगता है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड तो क्या होगा? सबक याद नहीं करोगे डियर स्टूडेंट्स। लुक हियर, अगर आप सबक याद नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट लर्न द लेसन, अगर आप सबक याद नहीं करोगे, नेगेटिव के लिए डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इफ यू डू नॉट लर्न द लेसन तो फेल हो जाओगे। हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर यू विल फेल। इस तरह से नेगेटिव भी आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे उसका। अगर यहाँ पर आपका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता ही होता तो फिर आपने डज नॉट लगा देना था डेफिनेटली। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था मेरे ख्याल के मुताबिक। तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको ऐसा ही है, अच्छा लगा है, तो आप फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को आप वॉच कर रहे हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। And let your friends come to know about this channel so that they may also take interest and improve their English. So see you inshallah in next lecture. तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।